बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महबूब। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ करवाने जा रहा हूँ, आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। डायनामिक पर्सनैलिटी हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फयाज़ अनवर साहब। आप साबिक CEO डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी बहावलपुर रह चुके हैं। आप गवर्नमेंट साइंस सर्विस तकरीबन 36 साल कर चुके हैं। आप एक अलाइड सतलुज कॉलेज के डायरेक्टर हैं जो कॉलेज खुर्रम पेट्रोलियम के साथ मौजूद हैं। आज हम इनकी प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से बात करेंगे, इनकी ज़ाती लाइफ के हवाले से बात करेंगे और आप जब हेल्थ के CEO रहे थे तो आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा और कहाँ कहाँ आप सर्विस करते रहे। तो आइए डॉक्टर साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। कैसे हैं आप? अल्लाह का करम सर, खैरियत मेहरबानी। से हैं? अल्लाह का बड़ा करम है। डॉक्टर साहब, दुनिया के अंदर जितने लोगों ने कामयाबी हासिल की है तालीम की वजह से की है। मैं आपसे ये पूछूंगा कि आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की, आपका तालीमी सिलसिला कैसा रहा? सर मैं एक विलेज से मेरा तल्लक है, तो वहाँ से मैंने प्राइमरी की तालीम जो है वो अपने गांव से हासिल की। मिडिल स्कूल था हमारे गांव के पास, वहाँ से मिडिल पास किया। फिर मैंने मैट्रिक 132 शिक्षा डिस्ट्रिक्ट भावनगर में एक हाई स्कूल है, वहाँ से मैंने मैट्रिक किया। FSC मैंने गवर्नमेंट कॉलेज बोस रोड मुल्तान से की। अच्छा, ठीक। उसके बाद MBBS मैंने QMC बहावलपुर से किया 1984 में। ठीक। वो इसके बाद 1 साल का जॉब किया, हाउस जॉब जिसको कहते हैं। जी। उसके बाद गवर्नमेंट की नौकरी शुरू कर ली। तो 1985 से मैंने नौकरी शुरू की और 2019 में जाके 60 ईयर्स पे रिटायरमेंट ली मैंने। जी। तो उस दौरान में मैंने मेडिकल ऑफिसर से लेकर सारे जो एक असाइनमेंट्स होती हैं हमारे हेल्थ में, जी। तो तकरीबन तमाम असाइनमेंट्स में मैंने काम किया। अच्छा, माशाल्लाह। मैं मेडिकल ऑफिसर भी रहा हूँ। अच्छा। और उसके बाद MSB हॉस्पिटल में रहा हूँ। अच्छा। फिर डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर रहा, अच्छा, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर रहा, फिर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी रहा। माशाल्लाह। और टर्शरी केयर में भी मैंने सर्विस की। BVH में मैंने एडिशनल मेडिकल सुपरिटेंडेंट कंप्लेंट सेल की ड्यूटी की। अच्छा। डायरेक्टर एमरजेंसी भावल विक्टोरिया हॉस्पिटल में भी मैंने काम किया। सही। तो ये तो है थोड़ा ब्रीफ सा मेरा जो तारफ है। जी। जब से हमने नौकरी शुरू की तो हम लोग बड़े डिवोटेड थे। सही। ना तो पे का हमें ख्याल होता था। अच्छा। कि हमने पे पैकेज हमारा क्या है, ना टाइमिंग का ख्याल होता था जी। कि हॉस्पिटल की टाइमिंग्स क्या हैं। उन दिनों में डॉक्टर्स की शॉर्टेज भी बहुत ज़्यादा थी। अच्छा, ठीक। तो शॉर्टेज को भी देखते थे, फिर महकमे को भी देखते थे, महकमे की मजबूरियां भी समझते थे, पब्लिक को भी का बहुत ख्याल रखते थे। जी। पब्लिक को भी हमने बहुत सारी सर्विसेज दी अपनी एफर्ट्स के साथ। जी। गवर्नमेंट के रिसोर्सेज भी होते हैं, लेकिन आपको पता है कि रिसोर्सेज हमेशा उतने इनसफिशिएंट होते हैं, स्केर्स रिसोर्सेज होते हैं। बिल्कुल। उनमें आप अपनी सारी असाइनमेंट पूरी नहीं कर सकते। तो अल्लाह ताला का करम है, जो हमने काम शुरू किया जी। तो उसमें मेहनत की जी। और एक टॉप असाइनमेंट तक पहुँचे। बिल्कुल। एक मेडिकल ऑफिसर जो जहाँ तक पहुँचता है, MBBS जहाँ तक किया था। फिर मैंने मास्टर्स इन हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन पंजाब यूनिवर्सिटी से हासिल की थी। अच्छा, माशाल्लाह। जिसकी वजह से किस साल की बात है सर? ये 2010 एंड 2012 में मैंने जाके मास्टर्स इन हेल्थ यूनिवर्सिटी से। हाँ, मैं मास्टर्स इन हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन पंजाब यूनिवर्सिटी से की थी। उनका एक है इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज, वो उस डिपार्टमेंट से। जी। तो वहाँ पे सारे ऑफिसर्स जो VIP थे या कोई ये हम आपकी मोबाइल लिंक हैं आर्मी के ऑफिसर्स, वो ये ट्रेनिंग लेते थे, सारे हम इकट्ठे थे वहाँ पे। अच्छा। तो उसके बाद बहुत सारी असाइनमेंट्स की हैं और अल्लाह ताला ने कामयाबी दी है। वालिदैन की दुआएं बहुत साथ थी। डॉक्टर साहब, मैं आपसे यही सवाल पूछूंगा कि हमने ये तालीम के हवाले से बात की है, अब मैं आपसे ये पूछूंगा कि अपने फैमिली बैकग्राउंड के हवाले से हमें कुछ बताएं, आप बेसिकली कहाँ से हैं?
मैं सर, मेरा तल्लक है बहावल नगर से। ठीक। तहसील मेरी हारूनाबाद है अच्छा। और गांव है वहाँ पे 129 सिक्सर, वहाँ से मेरा तल्लक है। तो वहाँ पे मेरी ज़मीन है, अभी भी मेरा वहाँ पे कारोबार है, एग्रीकल्चर लैंड हमारी उधर ही है। मेरे ज़्यादा रिलेटिव्स भी वहाँ बैठे हैं, तो वहाँ से हमने सारा सिस्टम शुरू किया। जी डॉक्टर साहब, तो मैं पूछूंगा कि मैं क्लोज डॉक्टर बनने का शौक आपको खुद था या वालिद साहब ने कहा कि आपने फयाज साहब डॉक्टर बनना है? जी, ये वालिद साहब का शौक़ था। अच्छा। एक्चुअल हुआ ऐसे था, जब मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ता तो एक टीचर, उस वक्त हम मुझे गुड़ वगैरह वहाँ बनाते थे अच्छा। अपने खेतों में। ठीक है। तो मास्टर साहब भी हमारे पास आ गया, वहाँ पे बैठे, बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि जॉय साहब आपका बेटा जो है ना इंटेलिजेंट है, तो इसको आप MBBS करवा दें इसको। ठीक। तो वाले साहब मेरे इतने ज़्यादा पढ़े नहीं थे, उन्होंने मुझे कहा कि ये फयाज, ये MBBS क्या होता है? अच्छा। मैं कहा मुझे भी नहीं पता क्या होता है, अच्छा। क्योंकि वहाँ पे हमारा बैकवर्ड सा गाँव था। बिल्कुल सही बात। तो वहाँ से फिर लेकिन शौक़ पैदा हुआ, हमने सारी चीज़ें छोड़ी। उस वक्त हम जो CSS जो CSP ऑफिसर बनना हमारे लिए आसान था, जितने हम इंटेलिजेंट लोग थे, तो हमारे लिए ये बड़ा आसान था। लेकिन हमें डायरेक्शन वाले साहब की तरफ से जो मिली, वो हम लोग थे बहुत ज़्यादा ओबीडियंट किस्म के लोग थे। जी। तो वालिदैन का भी बड़ा एहतराम करते थे, टीचर्स का बड़ा एहतराम करते थे। तो ये हमें मिली, तो हमने कहा ठीक है, हमने MBBS करना है, तो हमने MBBS की तरफ तवज्जो दी और इसमें दाखिला लिया। ये सारी अपनी एफर्ट्स के साथ ही, वालिदैन की दुआओं के साथ। वालिदैन दुआएं करते थे, रिसोर्सेज भी देते थे जो उनके पास थे, तो उनके सारे दुआओं के साथ, दोस्तों की मदद के साथ, कोलीग्स की, टीचर्स की बहुत ज़्यादा एफर्ट्स थी हमारे साथ। टीचर्स भी हमें बहुत ज़्यादा रिगार्ड करते थे, क्योंकि इंटेलिजेंस की वजह से या हमारी डिवोशन डेडिकेशन की वजह से वो हमें बड़ा पसंद करते थे और हमें एक्स्ट्रा टाइम भी देते थे पढ़ने के लिए। उस वक्त ट्यूशन वगैरह का रवाज नहीं था। ना ट्यूशन होती थी, ना ट्यूशन पढ़ते थे। ना ही ये सिफारिश वगैरह का रवाज था। एक ओपन मेरिट था, जो आपने अचीव करना होता था, वो हमने अचीव किया और दाखिला मिला, फिर हमने MBBS रूटीन में किया। आप MBBS डॉक्टर बने, MS बने, हेल्थ ऑफिसर बने, तो आपको इन सफ़र के दौरान किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? मुश्किलात तो असल में इंसान जो है ना, वो जाके जब उसके पास वो कॉम्प्लिकेशंस या डिफ़िकल्टीज़ में जब वो अपनी सर्विस करता है, जब अपनी ज़िंदगी गुजारता है, जो मसाइब रुकावटें आती हैं, वो बंदे को मजबूत करती हैं। वो बंदे का एक्सपीरियंस भी होता है, और उससे बंदा जब उनको ओवरकम करता है, तो बंदा आगे निकलता जाता है। बहुत सारे मसाइल आते हैं ड्यूरिंग आपको सर्विस। पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स आते हैं, ट्रांसफ़र है, पोस्टिंग है, पॉलिटिकली, इनसे भी आपने बचना होता है। लोगों की कंप्लेंट से भी बचना होता है। लोगों बेसलेस कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा होती हैं। तो इसके अलावा आपका एक अपना एटीट्यूड है, आपका अपनी विज़न है, आपकी सोच है। हमारी सोच ये होती थी कि हमने मरीज़ों को बेनिफिट देना है, मरीज़ हमारे पास आएगा तो हमारी प्रायोरिटी में शामिल है। तो ये सोचते थे कि इतने बड़े हॉस्पिटल और इतना बड़ा सेटअप गवर्नमेंट ने बनाया है, इतने सारे लोग रखे हुए हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट जो वहाँ पे मौजूद हैं पूरे हॉस्पिटल के, तो उनका मेन फोकस हमारा एक पेशेंट की वजह से गवर्नमेंट ने हमें ये जॉब दी हुई है। तो पेशेंट को हमने प्रायोरिटी दी, और पेशेंट की तरफ से अभी तक पूरी ज़िंदगी में कभी अल्लाह का करम है कभी कंप्लेंट नहीं हुई। पेशेंट की पूरी ज़िंदगी में कोई कंप्लेंट नहीं कभी हुई। आपकी स्पेशलाइजेशन किस में है, किस चीज़ के डॉक्टर हैं आप? मैं मैनेजमेंट की तरफ चला गया। अच्छा। मैनेजमेंट में मैं स्पेशलिस्ट भी हूँ, बहुत सारी बुक्स लिख सकता हूँ। अच्छा। इसमें अगर मैं चाहूँ तो। लेकिन मैं क्योंकि अब टाइम गुजार रहा हूँ और टीचिंग साइड पे मैं आफ्टर रिटायरमेंट आया हूँ। कोई बुक लिखी है आपने? हमने एक असाइनमेंट लिखी थी, वो पंजाब यूनिवर्सिटी में। उसमें हमारा था टॉपिक जो था वो था पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट इन मेडिको लीगल सर्विसेज। अच्छा। इन मेडिको लीगल सर्विसेज आपने लिखी थी सर? जी हमने लिखी थी वहाँ पे। अच्छा। एक वो समझे असाइनमेंट हमें दी गई थी आखिर में, तो उसका के आउटकम ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट
इन द मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट, मेडिकल लीगल सर्टिफिकेशन, ये हमने लिखी थी वहाँ पे, हमारे पास टॉपिक था। तो मेडिकल लीगल हमने सर्विस की भी हैं, देखी भी हैं, बाद में मेडिकल बोर्ड के मेंबर भी रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड के, स्टैंडिंग मेडिकल बोर्ड के मेंबर भी रहे हैं। तो इसमें भी हमने अल्लाह का करम है कि कोशिश की मेरिट पे ही सारा काम चले। तो पाकिस्तान में जैसे आपको पता है हालात हैं। अच्छा, जब आप ऑफिसर रहे हैं तो कितने परसेंट जो है पॉलिटिकल हवाले से हम बात करें, कितनी परसेंट इन्वॉल्वमेंट होती है, इस तरह बताइएगा। उसमें जिस आपके पे डिपेंड करता है। अच्छा, अगर इन्वॉल्वमेंट ऑफिसर तो हर बंदा मजबूत होता है, किसी हाँ। की बात नहीं सुनता, आप अपना सीधी मेरिट आप करता है। देखें जी, आप ऑफिसर्स का मेरा MPA मौजूद है। मैंने ये खैरपटामे वाली में मैंने 12-13 साल MS रहा हूँ मैं। अच्छा, माशाल्लाह। तो मेरा एक दफ़ा मेरे एक ऑफिसर की कंप्लेंट हुई और ऑफिसर मेरी तरफ चला गया। अच्छा। मेरे MPA ने उसको साथ जो भी बात हुई, तो मेरा ऑफिसर चला गया कि आपका MPA नाराज़ हो गया मेरे साथ। तो MPA के पास हम गए, उसने हमें क्या नाश्ता करवाया, बैठाया, बात की। उसने मेरे ऑफिसर को कहा आप जिस बंदे को साथ लेके आए हैं, मैं आपसे कोई बात नहीं करता, लेकिन इससे सीखें कि सर्विस कैसे करनी है। इसका हमारे साथ इसने इतना काम किया है, हम इसकी बड़ी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। इसने बहुत सारे काम हमारे नहीं किए, जो करने होते हैं ये पहले दिन बताया। इसको हमने कहा कि ये काम करना, इसने कहा ये हो जाएगा आपका, और ये जो इसने कह दिया कि ये नहीं करना, वो हमें पता होता है कि ये नहीं होने वाला, और हमने कभी इसको दोबारा टेलीफोन नहीं किया। और इसकी यहाँ पे रहने की सर्वाइवल भी इसकी इसी वजह से इतनी लंबी सर्वाइवल है। डॉक्टर साहब, रिटायरमेंट के बाद कैसे ख्याल आया कि टीचिंग की दुनिया में जाया जाए? तो ये क्योंकि मैं जब पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ता रहा हूँ जी। उसको मैं बहुत अच्छा इदारा समझता हूँ, पंजाब यूनिवर्सिटी को। अच्छा, ठीक है। पंजाब यूनिवर्सिटी मेरा अपना एक ख्वाब भी था कि मैं वहाँ पे जाऊँ। तो मैंने वो अपना IPH जो 8 महीने का हमारा कोर्स था वो छोड़ के पंजाब यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। वहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, बहुत ज़्यादा आगे जाने को दिल था, लेकिन मेरे पास टाइम, एज का फैक्टर था, टाइम नहीं था। तो उन चीज़ों को देखते हुए फिर मैंने कहा कि जब मैं रिटायर होऊंगा तो फिर मैं टीचिंग साइड पे जाऊंगा। तो टीचिंग साइड पे आया हूँ कि ताकि जो बच्चे हमारे हैं, हमारी उतनी एक्सपर्टी नहीं है, हमारा फील्ड हेल्थ में हम बहुत डेफिशिएंट हैं, लोग भी कम हैं, और इसके अलावा इदारे जो हैं वो अर्निंग की तरफ जाते हैं, वो इनको प्रोफेशनल स्किल्स और ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं करते। तो मेरा ज़हन तो है कि इनको मैं प्रोफेशनली पूरी ट्रेन करें, इनको नॉलेज इनका बेहतर हो, स्किल्स इनकी बेहतर हों, ताकि ह्यूमन बीइंग को इन्होंने सर्व करना है तो अच्छे तरीके से सर्व करें, कंप्लेंट से भी बचें, और इनको हर चीज़ उनको यहाँ पे सिखाएं, पब्लिक डीलिंग भी सिखाएं कैसे करनी है। आप डायरेक्टर कॉलेज हैं, तो आपके कॉलेज का क़याम कब अमल में आया? हमने कॉलेज 2020 में हमने कॉलेज स्टार्ट किया। ठीक है। हमारा जो सेकंड एडमिशन है, पहला एडमिशन हमने पिछले साल किया था, तो सेकंड एडमिशन हमारा अब चल रहा है। तो इसमें हमें अल्लाह करेगा एडमिशन मिलेगा, बच्चे हमारी तरफ आएंगे, उनको हम इंशाल्लाह ग्रोमिंग करेंगे, अच्छी ग्रोमिंग करेंगे। यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा कि आपके इस कॉलेज में कौन कौन से प्रोग्राम ऑफर हो रहे हैं, कौन से प्रोग्राम करवा रहे हैं आप? हमारे सारे हेल्थ के रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं। ठीक है सर। इसमें हम BS प्रोग्राम करवा रहे हैं, BS मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी करवा रहे हैं, BS रेडियोग्राफी इमेजिंग टेक्नोलॉजी करवा रहे हैं। अच्छा। BS ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स करा रहे हैं, डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी करवा रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास जूनियर फार्मेसी टेक्नीशियन का एक डिप्लोमा है, वो भी हम करवा रहे हैं, कैटेगरी B जिसको कहते हैं। इसके अलावा अभी हमने पाइपलाइन में हमारे पास हैं, नर्सिंग काउंसिल को हमने अब अप्रोच किया हुआ है। अच्छा। लेडी हेल्थ विजिटर है, सर्टिफाइड नर्सिंग असिस्टेंट है, और मिडवाइफ्स, ये हमें अभी इंशाल्लाह विजिट होगा तो हमें मिल जाएंगे प्रोग्राम, ये प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएंगे। और अगेन फ्यूचर हम जाएंगे डॉक्टर और फार्मेसी और BS नर्सिंग की तरफ। जी डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये पूछूंगा कि ये जो आपने डिप्लोमेस बताए हैं, डिग्रीज बताई हैं, इनका क्या स्कोप है? स्टूडेंट डिप्लोमा लेने के बाद कहाँ कहाँ जॉब कर सकते हैं? ये जो प्रोग्राम हमने मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये अभी नए प्रोग्राम है, 2014 से स्टार्ट हुए हैं ज़्यादा।
तो इसमें अभी सैचुरेशन नहीं है। ये स्टूडेंट जो हमारे स्टूडेंट होंगे, इनके पास गवर्नमेंट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में जाने का स्कोप बहुत ज़्यादा है। अच्छा, प्राइवेट सेक्टर पे अगर जाएंगे तो इनका अपना हम कारोबार भी कर सकते हैं, ठीक है। बिजनेस कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर में इनका बहुत सारे चांसेस हैं, इनको जॉब मिलने की, इनकी जॉब सिक्योरिटी के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक। डॉक्टर साहब, आपके कॉलेज में तलबात के लिए किस तरह की सहूलतें मौजूद हैं? हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बहुत अच्छा है। हमारे क्लासरूम कुशादा हैं, खुले हैं। कोविड की वजह से भी हमने इनको एक्सपेंड किया हुआ है। उसी सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ट्रेनिंग भी हम बिल्कुल लेटेस्ट किस्म की ट्रेनिंग देते हैं। सेमेस्टर सिस्टम है हमारे पास, ये लेटेस्ट सिस्टम है हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है। जी, तो सेमेस्टर सिस्टम को पसंद भी करता हूँ और इसी को कंटिन्यू हम करवा रहे हैं। तो बच्चों की ट्रेनिंग हम बेहतरीन करवाते हैं। उनको मिड टेस्ट होता है, इनको असाइनमेंट्स हम देते हैं, इनके टेस्ट लेते हैं। इसके बाद इनका फाइनल एग्जामिनेशन होता है, वाइवा एग्जामिनेशन होते हैं सारे। इनको हर किस्म की फैसिलिटी हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। बेसिक लैब्स हमारे पास मौजूद हैं सारी। ठीक। आप अपने टीचर्स को ट्रेनिंग भी करवाते हैं, फैकल्टी मेंबर के हवाले से भी बताइएगा। जी, अभी क्योंकि नया कॉलेज है, जी, टीचर्स को ट्रेनिंग तो हमने इन एक साल में नहीं करवाई, लेकिन इंशाल्लाह जो टीचर्स हमारे पास सस्टेन करेंगे, इनको हम फर्दर ट्रेनिंग इनकी करवाएंगे। ऑन जॉब ट्रेनिंग भी करवाएंगे इनको, फर्दर इनकी हायर एजुकेशन की तरफ भी इनको कहेंगे जाएं, और इनको डेपुटेशन पे हम अपनी तरफ से इनको अपना कुछ ना कुछ बेनिफिट देते हुए इनको फर्दर स्टडी के लिए भेजेंगे इंशाल्लाह। कॉलेज में हॉस्टल की भी सहूलत मौजूद है? जी, गर्ल्स हॉस्टल की सहूलत मौजूद है। ठीक। अच्छा सर, कॉलेज में गैर नसाबी सरगर्मियाँ होती हैं, इस बारे में बताएं। गैर नसाबी सरगर्मियाँ इसलिए नहीं हो रही क्योंकि कोविड था, और इसके बाद भी बहुत सारी बीमारियाँ ऐसी आ गई जो कंटेजियस इन्फेक्शन हैं। तो इन दिनों में तो अभी हमने नहीं सोचा। इस दफ़ा हमारे बच्चे कह रहे थे कि हमें मरी भिजवाएं, तो हमने कहा कि मरी जाना भी, अभी हालात ठीक भी नहीं है। दूसरा यह है कि कोविड भी ख़त्म नहीं हुआ, तो कोई मसला ना बन जाए। तो हमने इन दिनों में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कॉलेज में तो नहीं हो रही। जो स्टूडेंट हमारे स्पोर्ट्स में हिस्सा लेना चाहें तो हमारा इनके साथ MOU है, जो हमारा डिंक स्टेडियम भावलपुर है उसके साथ। वहाँ पे हम उनको सालाना पे करते हैं। वहाँ पे बच्चे हमारी ट्रेनिंग के लिए, कुछ बच्चे जा भी रहे हैं वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए। वो वहाँ पे मैचेस खेलना चाहें तो वो मैचेस खेल सकते हैं। ठीक इनको जी। जो ही ये हालात सही होते हैं तो हम इनको एक्स्ट्रा करिकुलर की तरफ लेके जाएंगे इंशाल्लाह। जी डॉक्टर साहब, इम्तिहान की तैयारी के लिए आपके कॉलेज में क्या पॉलिसी बनाई गई है? एग्ज़ाम की तैयारी तो मैंने आपको बताया कि हमारे तो रेगुलर हम शुरू से ही तैयारी शुरू करवा देते हैं। जो टॉपिक ख़त्म होगा उसका टेस्ट होगा। मिड में जाके जो कोर्स हमें मिड तक हमने पढ़ाया उसका हमने एग्ज़ाम लेना है, उसकी एवेल्यूएशन करते हैं। उसके बाद फाइनल से पहले हम अपना एवेल्यूएशन टेस्ट करवाते हैं। एवेल्यूएशन टेस्ट में जो बच्चा फेल होता है उसको फिर दोबारा उसको मौका देते हैं। उसको पूरी प्रॉपर तैयार करने के बाद हम उनको फाइनल में बैठने की इजाज़त देते हैं। जी डॉक्टर साहब, FSC मेडिकल के तालिब इल्मों को किस तरह तैयारी करनी चाहिए? एज अ एक्सपर्ट आपकी क्या राय है? जो डॉक्टर बनना चाहते हैं उनके लिए क्या आप राय देंगे? FSC को सबसे तो जो इसकी बहुत जो ज़रूरी है FSC वाले स्टूडेंट के लिए, उसकी फोकस होना ज़रूरी है। ठीक है। उसकी अपनी विजन, कमिटमेंट, ये सारी चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। उसके बाद उसकी इंटेलिजेंस है। बाकी उसको चाहिए कि जो इस वक्त सिनेरियो चल रहा है, जो टेस्ट आ रहे हैं, उन टेस्टों के हिसाब से अपनी तैयारी करें। जिस तरह की स्टडीज़ हैं, लेटेस्ट स्टडीज़ हैं, और प्रॉपर प्रेपरेशंस इदारे जो करवाते हैं उसके हिसाब से अपने आप को तैयार करें। बिल्कुल। और रट्टे की बजाय वो उसको फोकस करे अपने नॉलेज को बेहतर करने में, ताकि उसको अगर कोई कोर्स से हट के भी आ जाए कोई चीज़ तो उसको सॉल्व कर सके। जी, एज आ हेल्थ ऑफिसर आप रह चुके हैं, डायरेक्टर कॉलेज हैं। पाकिस्तान के मौजूदा निज़ाम तालीम के हवाले से आपका क्या तबसरा है?
निज़ाम तालीम का तो मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, मैं ज़्यादा अभी इन्वॉल्व नहीं हो, क्योंकि कोविड था तो कोविड की वजह से मैं खुद आइसोलेशन में था। अच्छा। मैं 60 से अबव हूँ, तो मैं इतना नहीं, अभी 1 साल 2 साल के बाद हम इसको भी समझ जाएंगे। हेल्थ को मैं बड़ा समझता हूँ, हेल्थ के लिए हमें बहुत कुछ करना चाहिए अभी, खुसूसन जो हमारे जो इन्फेंट्स हैं और जो फीमेल्स हैं हमारी, जो ये रिप्रोड्यूसिंग एज में हैं 15 से 45 ईयर्स तक जी, उनके लिए हमें बड़ा कुछ करना चाहिए, क्योंकि हम लोग, हमारे लोगों का फोकस पैसे अर्निंग ज़्यादा है। जो हमारे जो ये हैं हमारे गायनाकोलॉजिस्ट हैं, जी, ये सी सेक्शन की तरफ, ऑपरेशन की तरफ जल्दी पेशेंट्स को ले जाते हैं। पेशेंट को ले जाते हैं, बिल्कुल। तो हमें चाहिए कि उसका हम बोर्ड बनाएं और सिंगल ओपिनियन पे ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। एक तो ये बहुत बड़ा फ्लॉ बहुत है ये। बड़ा कि अगर ऑपरेशन नहीं हम, करना होता फिर भी ऑपरेशन कर देते हैं। जी, वो ज़रूरी नहीं होता, वहाँ पे भी कर देते हैं। तो जी। लेकिन उससे बेहतर है कि वो अगर बोर्ड हो, बोर्ड मैनेज करे बिल्कुल। और प्रॉपर उसकी पहले से एवेल्यूएशन हो, प्रॉपर चेकअप हो, फिर उसकी एवेल्यूएशन हो, उसका डेट का भी पता हो। जुल्म ये है कि हम लोग पहले तो लेबर पेन्स में फीमेल को, बेचारी को 24 घंटे या ज़्यादा देर तक ख़राब करते हैं, और मिस हैंडलिंग जो दाइज वगैरह करती हैं, ये सारा है। और उसके बाद बेबीज़ वहाँ से जो बोर्न होते हैं, पैदा होते हैं, वो अगर वो फौत भी हो जाते हैं तो दही वहाँ पे बताती नहीं है, वो हॉस्पिटल में रहती हैं। हॉस्पिटल में मीडिया फिर उसको हाईलाइट करता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये एक छोटा सा टॉपिक नहीं है, बिल्कुल सही बात ये है। बहुत लंबा बात है। आज के इस मॉडर्न दौर में मोबाइल फ़ोन ने जगह ले ली है, हर बंदा मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करता है, सेहत पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ रहा है। तो आज के इस मॉडर्न दौर के हवाले से आप क्या कहेंगे कि अपनी हेल्थ को सेहतमंद रखने के लिए क्या पॉलिसी अपनानी चाहिए आज के हर इंसान को? उसमें जो मॉर्निंग एंड इवनिंग, मॉर्निंग वॉक बहुत ज़रूरी है, इवनिंग वॉक भी ज़रूरी है। इसके अलावा आप टेलीफोन के लिए टाइम मखसूस कर लें। जी, ज़रूरी मैसेजेस जो हैं, ज़रूरी आपका मोबाइल जो है उसका इस्तेमाल वो करें। अननेसेसरी जो है ना, मोबाइल को इस्तेमाल ना करें। ये ज़रूरी है, आपकी आँखों पे हर चीज़ पे असर होता है। इसके अलावा आपको फिट रखने के लिए आपको एक्सरसाइज करना बड़ा ज़रूरी है। यंग एज में तो बच्चे हमारे अगर ग्राउंड में जाएंगे तो बहुत सारी बीमारियों से बचे रहेंगे, बहुत सारे उनकी मुदाफ़त बेहतर होगी, बच जाएंगी बहुत सारी बीमारियों से। ठीक। सर मुस्तकबिल में आप अपने कॉलेज को कहाँ तक लेकर जाना चाहते हैं? मैं सर एज तो खैर अब हम बोनस में गुजार रहे हैं, जब तक ज़िंदा हैं कोशिश करेंगे कि कॉलेज को एक ऐसे स्टैंडर्ड पे ले जाएं कि एक ब्रांड बन जाए हमारा कॉलेज। तो लोगों के ज़हन में होगा जी हमने सतलुज कॉलेज में जाना है, ये हमारा ज़हन है। हम इसकी जो भी हमें इनकी पॉजिटिव हमारी जो चीज़ें हमें मिलती हैं पेरेंट्स की तरफ से, स्टूडेंट्स की तरफ से, लोगों पब्लिक की तरफ से, उनको हम कोशिश करेंगे कि उनको हम अडॉप्ट करें। और इसको इन द सेंस ऑफ पब्लिक, जब हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके पेरेंट्स हैं, उनको भी देखते हुए इसको एक ऐसे लेवल पे ले जाएं कि लोग ब्लाइंडली आके हमारे पास एडमिशन ले लें। उनको तसल्ली हो कि यहाँ पे हमारे साथ झूठ नहीं बोला जाएगा, फीसें गलत नहीं ली जाएंगी, अनड्यू चार्जेस नहीं लिए जाएंगे, अनड्यू तंग नहीं किया जाएगा। तो ये हमारी सारी हमारा ज़हन है इंशाल्लाह। ठीक। अल्लाह हमें हमारी मदद करे इसमें। ठीक। अब मैं आपसे पर्सनल क्वेश्चन पूछूंगा, आपने शादी कब की? शादी सर मैंने की 1987 में। ठीक। तो मेरे 4 बच्चे हैं, अच्छा, माशाल्लाह। 2 बेटे हैं 2 बेटियाँ हैं। अच्छा। उसमें 3 शादीशुदा हैं, एक की शादी अगले महीने में करनी है। ठीक। वो मेरे साथ होता है जहाँ पे कॉलेज में, छोटा जो वो भी पढ़ रहा है फोरमैन क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी लाहौर में। अच्छा। उसकी शादी भी हमने प्लान की हुई है, वो हमारे साथ है, उसको इधर ही मैंने अटैच कर लिया है। बड़ा बेटा मेरा डॉक्टर है, माशाल्लाह। यहाँ पे होता है BVH में। ठीक। बहू भी मेरी डॉक्टर है, वो भी BVH में होती है। बेटी मेरी छोटी, वो डॉक्टर जो इधर होती है। माशाल्लाह। बाकी एक मेरी बेटी है, उसने MPhil किया हुआ इसमें इंग्लिश लिटरेचर में। अच्छा। तो वो आई इस्लामी यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाती है और हमारे कॉलेज की परमानेंट लेक्चरर है। अच्छा। तो ये हमारा है सारा मुख्तसर जो है। माशाल्लाह। जी, डॉक्टर साहब आपको अदब से कितना लगाव है?
अदब अदब की से बहुत लगाव है जी। अच्छा। मैं ये समझें कि जो भी टीचर्स हैं हम उनकी अभी तक, हमारे टीचर हमें मिल जाए तो हम उनके सामने कोई बात नहीं करते। अच्छा। हाँ, अभी तक वो बाबे मिल जाए हमें, हम उनकी बात मानते हैं। इवन ऐसे हुआ कि एक दफ़ा एक मेरा टीचर, वो मुझे मैट्रिक में हमारा इंचार्ज था, तो उसने अपनी बेटी की शादी करना, तो मेरे पास आ गया कि जब मेरा एक प्लाट है तो डॉक्टर मैंने आपको देना है, ये मुझे इतने पैसे वहाँ पे मिल रहे हैं तो मुझे पैसे मैंने आपसे लेने हैं, आप मुझे दें, मैंने आपको प्लाट देना, प्लाट में किसको देना नहीं चाहता। अच्छा। तो ये इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि हम उनकी कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। सही बात। ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला का करम है। वैसे भी मैं हम्बल ही रहता हूँ, मैंने कभी अग्रेसिव एटीट्यूड बहुत कम कभी नहीं इस्तेमाल करता कभी, क्योंकि हर बंदे के आपकी जो नज़रियात हैं उसके जी। मुतल्लिक़ हर बंदा तो एग्री नहीं करेगा आपके नज़रियात। कोई बहुत सारी चीज़ें डेफिशिएंसी तो हर इंसान में होती हैं, तो वो सारी पूरी नहीं होती, तो दूसरे की अगर कोई आपके ऊपर कोई तनकीद है तो वो सुननी चाहिए, जी। बुरी है अच्छी है वो भी, उसको भी बर्दाश्त करना चाहिए। शेर व शायरी से लगाव है? शेर व शायरी से सुनने की हद तक तो लगाव है, याद मुझे नहीं रहते, कुछ शेर मुझे याद रहते हैं, 2-4 शेर जो पुराने शेर हैं वो याद है, मैं कभी कभार पढ़ लेता हूँ। आपके फेवरेट राइटर कौन है, किसको पढ़ते हैं? अल्लामा इकबाल को पसंद करता हूँ जी, उसके शेर कुछ उन्हीं के शेर मुझे याद रहते हैं कुछ, बाकी उन दिनों में तो बहुत सारे शायर थे जब हम पढ़ रहे थे, तो बहुत सारे अच्छे शायर थे। इन दिनों में तो मज़ाहिया शायर हैं, वो अनवर मकसूद हैं, उनको सुन लेते हैं कभी कभार जब कोई परेशानी हो, वही मज़ाहिया शायर हैं ना। डॉक्टर साहब, आपकी इस कामयाबी के सफ़र में दोस्तों का, असातिज़ा का, वालिदैन का कितना साथ रहा? इसमें मुझे हर बंदे ने सपोर्ट किया जी, बहुत सारे मुझे, कभी मैंने वैसे कभी किसी से कन्फ्लिक्ट, वैसे मैं नहीं करता किसी से कन्फ्लिक्ट। अच्छा। मेरा अपना एक ऐसा है कि मैं अगर कोई बंदा मुझे अच्छा नहीं भी समझता तो मैं उसको ये नहीं उसको डिसरिगार्ड नहीं करता, मैं रिगार्ड करता हूँ। मेरे दोस्त भी बहुत अच्छे बनाता हूँ, कम बनाता हूँ, तो कोशिश करता हूँ कि किसी को ब्लफ ना करूँ, किसी के साथ मिसकमिटमेंट ना करूँ और किसी का नुकसान ना करूँ, फ़ायदा हो तो फ़ायदा करूँ, अदरवाइज़ नहीं। और इसी वजह से अल्लाह ताला ने, मैंने बड़ी लंबी नौकरियां की, मैंने 3-4-5 सेक्टरों पे पूरी 30-35-36 साल गुजार दिया अपनी मर्जी से मैं ट्रांसफ़र करवाता रहा। एज अ एक्सपर्ट, एज अ डॉक्टर, एज अ साबिक हेल्थ ऑफिसर अथॉरिटी, आपकी नज़र में कामयाबी क्या है? कामयाबी को कैसे देखते हैं? कामयाबी अगर इंसान ने कोई सोचा हुआ है जी। देखो जी, ये तो आपकी प्रॉपर एक प्लानिंग होती है। जो अच्छा इंसान है ना, वो सोच लेता है कि मैंने इस लेवल तक जाना है, अगर वो अपने लेवल को अचीव कर लेता है तो वो कामयाब है। मैंने जी वाइस चांसलर बनना है, चांसलर बनना है, मैंने प्रोफेसर बनना है, मैंने MS बनना है, अगर उसने अपनी वो जो उसकी एक उसने डिसाइड किया है, जो उसने एक चैनल बनाया हुआ अपनी लाइफ का, उसने कैसे उसको, वो उसकी कामयाबी है। और कामयाबी के लिए बंदे को फोकस होना, बंदे के लिए मुश्किल नहीं है जो चीज़ भी अचीव करना। ये दुनिया एक समुंदर है जहाँ पे आप एक नलके के नीचे भी बैठ के नहा सकते हैं, दरिया में भी नहा सकते हैं, और समुद्र में कश्ती पे भी सफ़र कर सकते हैं। तो ये तो हर बंदे की अपनी अपनी सोच है, जैसे आप चाहें कर सकते हैं। आपको मौसम कौन सा पसंद है? मौसम मुझे सर्दियों का अच्छा लगता है। सर्दियों का अच्छा लगता है जी। आपको टूरिज्म का कितना शौक है? पाकिस्तान के कौन कौन से शहर अच्छे लगते हैं? आपका फेवरेट शहर कौन सा है? मेरा फेवरेट शहर तो मेरा बहावलपुर है जी। अच्छा। वैसे लाहौर बहुत अच्छा शहर है हमारा, इस्लामाबाद को भी पसंद करता हूँ, मरी को भी पसंद करता हूँ फ़ादर टाइम में। सबसे ज़्यादा मैं डेजर्ट को एंजॉय करता हूँ। अच्छा। डेजर्ट में मैं अगर एक दिन गुजारूँ बहुत एंजॉय करता हूँ वहाँ। अच्छा। डेजर्ट एरिया में जीप रैली होती है, उस बारे में क्या कहेंगे? हाँ, वो बहुत अच्छा एक इवेंट है हमारा। वहाँ से बहुत सारे लोग, बहुत सारी
आपको समझें कि बहुत सारी के आपकी तहज़ीब के मुख्तलिफ़ तहज़ीबों के लोग वहाँ पे इकट्ठे होते हैं। बलूचिस्तान से आते हैं, कराची से आते हैं, सिंध से आते हैं, इधर से आते हैं, लाहौर, KPK से, हर तरह के लोग वहाँ पे मौजूद होते हैं। हर तरह का कल्चर आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो बड़ा अच्छा इवेंट है। सूबा बहावलपुर या मुल्तान, आपकी क्या राय है? मेरी राय हमारा रियासत बहावलपुर थी तो हमें सूबा भी बहावलपुर ही चाहिए। मुल्तान के साथ हम अटैचमेंट नहीं चाहते। ये क्लियर है कि मुल्तान उससे बेहतर हम लाहौर के साथ ही रहें। आपको खानों में क्या क्या पसंद है और आपकी फेवरेट डिश कौन सी है? खाने वैसे मैं तो अचार के साथ रोटी खा लेता हूँ। अच्छा। खाना मुझे जो मिल जाए मैं उसको खुशी से खा लेता हूँ। वैसे मैं गोश्त को ज़्यादा पसंद करता हूँ। बकरे का गोश्त जो है वो मुझे ज़्यादा पसंद है। म्यूजिक सुनना पसंद है? हाँ जी, म्यूज़िक सुनता हूँ। क्लासिक किस तरह की म्यूजिक सुनते हैं? म्यूज़िक आजकल तो मैं ये गुलाब वगैरह के गाने सुनता हूँ। अच्छा। तो वैसे ज़्यादा मैं इंडिया के गाने जो पुराने हैं लता के, लता के। अच्छा। हाँ वो गाने मैं ज़्यादा सुनता हूँ जी। आपकी आइडियल पर्सनैलिटी कौन है? मेरी आइडियल पर्सनैलिटी जो अभी लिविंग है या कोई जो आप अपनी लाइफ में समझते हो कि ये मेरा आइडियल है, जिसको आइडियल मानते हो? जी, आइडियल पर्सनैलिटी मेरी जो है ना जी, वैसे तो पॉलिटिकली अगर देखें जी। तो पॉलिटिकली तो मुझे कोई इमरान खान पहले अच्छा लगता था, लेकिन उसकी नौकरी जैसी जो उसने अभी गुजारा है 3 साल गुजारने के बाद हम उस पर भी हम डाउट से सस्पिशियस हो गए। तो बाकी मेरे जो प्रोफेसर हजरात थे उस वक्त हमें पढ़ाते रहे हैं, वो मुझे बहुत पसंद थे। यहाँ पे हमें हामिद हाशमी साहब थे हमारे मुल्तान में, अल्लाह ताला उनको बरी की रहमत करे। रज़ाक साहब थे जो हमें बायोलॉजी और केमिस्ट्री वगैरह पढ़ाते थे। वो हमारी फेवरेट पर्सनैलिटी थी। बहुत मज़ेदार लोग थे। वो हमें हंसाते भी थे, हमें पढ़ाते भी थे, हमें याद भी करवाते थे और हमें खुश भी रखते थे। वो सारी चीज़ें उनमें मौजूद थी। वो मैं क्योंकि वो उनके साथ ही रहे हैं। बाकी ये जो हमारे अपने लोग हैं, मेरा ख्याल बंदे को खुद अच्छा होना चाहिए, पर्सनैलिटी ऑटोमेटिकली आपकी डेवलप हो जाती है जी। बिल्कुल सर, पर्सनैलिटी आपकी डेवलप हो जाती है। वो डॉक्टर साहब, जो बच्चे बच्चियां डॉक्टर बनना चाहते हैं उनको आप किस तरह मोटिवेट करेंगे? इन दिनों में तो मैं कहूँगा कि डॉक्टर्स, क्योंकि हमारे पास अब काफ़ी ज़्यादा हैं, या तो गवर्नमेंट भी उसकी प्लानिंग करे। डॉक्टर्स की सैचुरेशन है, जॉब नहीं मिल रहे। प्राइवेट हॉस्पिटल से, प्राइवेट कॉलेज से डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं जी। या तो उनका कोई एडजस्टमेंट बनाएं, अदरवाइज डॉक्टर्स बने तो फिर एक्सपर्टी हासिल करें अपनी जो भी फील्ड में वो काम करना चाहती हैं। बच्चे हैं जो जिस फील्ड में काम करें उसमें नॉलेज हासिल करें, एक्सपर्टी हासिल करें, स्किल्स और ह्यूमन सर्विसेज दें, अच्छे लेवल की दें और काम क्वाइट हूँ, अग्रेसिव ना हूँ, केयरफुल हूँ, केयरलेस ना हूँ। बीमार को समझें कि बीमार उनके पास आ रहा है, उसको देखने के बाद डॉक्टर को अंदाज़ा हो जाता है कि इसको मैंने प्रायोरिटी में डील करना है, इस पे टाइम इतना लगाना है, इसको देर से देखना है, ये सारी चीज़ें। क्योंकि बहुत बाज़ क्रिटिकल स्टेजेस पे लोग आपकी तरफ आते हैं, आप उसको इग्नोर करें तो आपके लिए प्रॉब्लम होता है बाद में। वो एक मतलब लाइफ को ज़ाया भी हो सकती है आपकी थोड़ी सी कोताही की वजह से। डॉक्टर साहब आखिर में सुनने वालों को, देखने वालों को एज अ डायरेक्टर कॉलेज आपका क्या पैगाम है? डायरेक्टर कॉलेज तो मेरा ये पैगाम है कि बच्चों को उनकी देखें, उनके इंटरेस्ट के मुताबिक उनको पढ़ने के मौके फराहम करें, स्टडीज़ को उनके अकॉर्डिंग टू देयर डिज़ायर, और उनको गाइडलाइन दें उनको हर तरह की। उनके पास डायरेक्शन सारी हों कि उन्होंने ये लाइन अडॉप्ट करी, कहाँ तक जाना है। फ़र्ज़ करें उन्होंने अगर टीचिंग साइड पे जाना तो कहाँ पहुँचना है,
हेल्थ में उन्होंने कहा कि किधर जाना है, अगर उन्हें ब्यूरोक्रेसी में जाना है तो फिर उस तरह कीजिए। जी जिस तरह का उनका ज़हन है उसके मुताबिक उनको पढ़ाएँ, उनको अच्छे मौके दें, अच्छा इंसान बनाएँ, उनको अच्छी तालीम दें। ये हर वालिदैन का ज़िम्मेदारी होनी चाहिए, उनका फ़र्ज़ होना चाहिए कि अगर उनके पास वसाइल हैं तो ज़रूर उनको वहाँ तक उनको वो सारे हालात मुहैया करें। तो हेल्थ के रिलेटेड मेरा अपनी सोच है कि हमारे जो सीनियर डॉक्टर्स हैं, जो मैनेजर्स हैं, जो किसी एक यूनिट को या कमांड कर रहे हैं या एक शिफ्ट को कमांड कर रहे हैं, तो बड़े केयरफुल होने चाहिए। जी उनका वहाँ पे प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। मरीज़ों को सेग्रीगेट करें, मरीज़ों की सेग्रीगेशन प्रॉपर होनी चाहिए, उसके मुताबिक उनको आगे प्रॉपर मैंने सीरियस मरीज़ हैं उनको सेग्रीगेट करें, उनको रेड लाइन में रखें। इसी तरह जो आम मरीज़ हैं उनको उसमें लेके जाएँ। जी इसी तरह के डॉक्टर्स वहाँ पे मौजूद हों। और हर से जो हमारे टर्शियरी केयर में हैं, तो यहाँ पे डॉक्टर्स की डेफिशिएंसी अपनी जगह है, लेकिन हमारे पास डॉक्टर्स मौजूद हैं, लेकिन उनको प्रॉपर उनको प्लेस नहीं किया जाता। कई शिफ्टों में डॉक्टर्स एक्सपर्ट नहीं होते, टेलीफोनिकली जूनियर डॉक्टर जो हैं वो डायरेक्शन ले रहे होते हैं, बिल्कुल ऐसा। तो वो मुनासिब नहीं है। डॉक्टर एट द स्पॉट होना चाहिए मौजूद, जो टाइमली डिसाइड कर सके मरीज़ के मतलब, ताकि हम अपने लोगों को सेहत की जो सहूलियत हैं वो अच्छे तरीके से और प्रॉम्प्टली प्रोवाइड कर सकें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, नाइस टॉकिंग टू यू। जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। थैंक यू थैंक वेरी यू मच। थैंक यू सर, डॉक्टर थैंक साहब, यू। थैंक यू। जी तो नाजरीन, डॉक्टर फ़याज़ अनवर साहब से हम बात कर रहे थे, साबिक हेल्थ ऑफिसर और डायरेक्टर कॉलेज सतलुज साइंस कॉलेज। तो एक नए प्रोग्राम में मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।